इन 5 लोगों से दूर करने के लिए आपकी पत्नी ये 3 नाटक जरूर करेगी। अगर आपकी पत्नी इन लोगों से दूर करना चाहे तो वह आपसे झूठा प्रेम करती होगी। आइए जानते हैं कौन सी स्त्री पति से झूठा प्रेम करती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है एक बार आप सभी दर्शकों का हमारे गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद एवं ज्ञानवर्धक होने वाला है। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए बड़े ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। बस आपसे निवेदन है, आप हमारी वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, रमनदीप शहर में एक चंद्रदत्त नाम का राजा राज करता था, जिसका चंद्र प्रताप नाम का एक पुत्र था। राजकुमार चंद्र प्रताप को अपने ही पिता के मंत्री के बेटे से बचपन से ही बड़ी गहरी मित्रता थी। हर समय एक दूसरे के साथ ही रहते थे, एक दूसरे के साथ घूमते थे। जहां भी जाते वन विहार करने के लिए वो दोनों साथ ही साथ में जाते थे, साथ ही साथ भोजन करते थे, साथ ही साथ सोते थे। इतना प्रेम था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। मित्रों, एक दिन की बात है, उन दोनों ने कहीं घूमने का मन बनाया। दोनों ने अपने अपने घोड़े सजाए और पहाड़ों के बीच वादियों में घूमने के लिए चले गए। वो दोनों चलते चलते दूसरे राजा के राज्य में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि बड़ा ही रमणीक उपवन है। उसमें एक तालाब है जिसमें बड़ा ही सुगंधित जल भरा हुआ है, जिसके चारों तरफ गुलाबों के फूल बिखरे हुए पड़े थे। तालाब के चारों तरफ जो बगीचा था वो तो बड़ा ही मनमोहक था। उनका मन कर रहा था कि इसी बगीचे में ठहर जाओ। उसके बाद में उन दोनों ने तालाब में हाथ मुंह धोए, थोड़ा सा जलपान किया। उसके बाद में वो मंत्री का बेटा एक वृक्ष के नीचे जाकर के सो गया। राजकुमार चंद्र प्रताप उस बगीचे की सुंदरता से मोहित होकर इधर उधर घूमने लगा, उसमें भ्रमण करने लगा। इतने में राजकुमार देखता है कि उसी बाग में एक सुंदर राजकुमारियों का झुंड आया। शायद वहां के राजा की कन्या और उसकी सहेलियां थी, जो सरोवर में स्नान करने के लिए आई थी। उत्सव और सुंदर सहेलियों के बीच में एक बड़ी ही सुंदर राजकुमारी थी, जिस पर राजकुमार चंद्र प्रताप की नजर पड़ी तो वह उसे बस देखता ही रह गया। इतना मोहित हो गया, उसे ऐसा लगा मानो जैसे बिजली करंट मार गई हो। राजकुमार उसकी सूरत को देखकर मोहित हो चुका था। जब राजकुमारी ने एक नौजवान सुंदर राजकुमार के लिए देखा तो उसे वह टकटकी लगाकर देखती रह गई। वो भी उस सुंदर सजीले युवक की अदा की दीवानी हो गई थी। इतनी सहेलियों के बीच में उसे राजकुमार से बात करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उसने राजकुमार की तरफ देखते हुए एक इशारा जरूर किया था। उसने अपने गजरे से एक कमल का फूल निकाला और उसे कान से लगाया, दांतों से खुतरा, छाती से लगाकर, पैरों से कुचलकर और सखियों के साथ अपने नगर को लौट गई। लेकिन राजकुमार उस राजकुमारी के इशारे को समझ नहीं पाया। निराश होता हुआ अपने मित्र के पास चला आया, जो वृक्ष के नीचे गहरी निद्रा में सो रहा था। उसने अपने मित्र के लिए सभी बातें बताई कि हे मित्र, अभी अभी एक सुंदर राजकुमारी इस बाग में आई थी और वो राजकुमारी आज मुझे लूट करके चली गई। उसने कुछ इशारा भी किया था, लेकिन उसके इशारे के लिए मैं समझ नहीं पाया। साथ में अन्य सहेलियां होने के कारण मुझे बातचीत करने का भी मौका नहीं मिल पाया। मित्र, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगा। मित्र, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मुझे उस राजकुमारी से मिलवाने का कोई उपाय करो। लेकिन दोस्तों, वो राजकुमारी उस राजकुमार के लिए कुछ अपना अता पता बता करके तो गई नहीं थी। तब राजकुमार की ऐसी हालत देख करके मंत्री के बेटे ने पूछा कि हे मित्र, ये बताओ, उस राजकुमारी ने जाने से पहले तुम्हारी तरफ क्या इशारा किया था? तब राजकुमार कहता है कि हे मित्र, उसने अपने गजरा से एक कमल का फूल निकाला, उस फूल के लिए दांतों से खुतरा, सीने से लगाया और पैरों से कुतर कर चली गई। मंत्री का बेटा कहने लगा, मित्र, परेशान होने की कोई बात नहीं है। वो राजकन्या आपके लिए अपना पता दे चुकी है।
पर मित्र आप उसे समझ नहीं पाए। उसने कमल का फूल गजरा से निकालकर कान से लगाया। इसका अर्थ है कि वह कमांड देश की रहने वाली है। उसने फूल के लिए दांतों से खुतरा। इसका अर्थ है कि वह फूल दंत राजा की कन्या है। उसने फूल सीने से लगाया। इसका अर्थ है उसने आपके लिए दिल में बिठा लिया है। वह भी आपसे प्रेम करने लगी है। कमल को पैरों से दबाने का अर्थ है उसका नाम पद्मिनी है। दोस्तों, अपने मित्र की बात सुनकर के राजकुमार चंद्र प्रताप बड़ा ही प्रसन्न हुआ। सोचने लगा अब तो उससे मिलकर ही रहूंगा। अब तो बस उसके राज्य में चलने की तैयारी करो। मित्र, मुझे उसके बिना एक एक पल बरसों जैसा लग रहा है। मित्रों, इस प्रकार से वे दोनों मित्र अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उस राजकुमारी पद्मिनी के शहर के लिए चल दिए। घूमते घूमते वे दोनों राजकुमारी पद्मिनी के शहर में पहुंच गए। उसी शहर में एक बुढ़िया द्वार पर बैठी हुई रस्सी बट रही थी। तब दोनों मित्रों ने उस बुढ़िया से कहा, माँ, हम सौदागर हैं, एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार करते हैं। अब हम कुछ दिनों के लिए आपके घर पर ठहरने का ठिकाना चाहते हैं। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, तुम अपना ही घर समझो। जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ आराम से रह सकते हो। घर आया हुआ मेहमान भगवान का रूप होता है। मित्रों, उन दोनों की सकल सूरत देख करके उस बुढ़िया के हृदय में ममता उमड़ आई और वे दोनों मित्र उस बुढ़िया के घर ठहर गए। तब राजकुमार ने उस बुढ़िया से पूछा कि हे मैया, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कौन कौन रहता है और तुम्हारी गुजर बसर कैसे चलती है? तुम इसके अलावा और क्या क्या काम करती हो? बुढ़िया कहने लगी, हे परदेशियों, मेरा एक बेटा है, यहाँ के राजा फूलदंत के यहाँ पर नौकरी करता है और मैं राजकुमारी पद्मिनी की धाई माँ हूँ। अत्यंत बूढ़ी हो जाने के कारण अब मैं अपने घर पर ही रहकर समय काटती हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने के लिए चली जाती हूँ। मेरे खाने पीने की व्यवस्था राजा साहब स्वयं कर देते हैं। दोस्तों, उस बुढ़िया की बात सुनकर उन दोनों मित्रों ने सलाह की कि हमें भगवान ने इस बुढ़िया के पास भेज करके एक सही स्थान पर भेजा है। यह बुढ़िया अब हमारे बहुत काम आएगी। जब ये बुढ़िया राजकुमारी से मिलने के लिए जाती है तो ये हमारा संदेशा अवश्य पहुंचाएगी और राजकुमारी का संदेशा हमारे पास आता रहेगा। यही बात विचार करके उन दोनों ने उस बुढ़िया के लिए एक सोने की और असरफियों से भरी हुई थैली दे दी और कहा, माँ, कल तुम जब राजकुमारी के पास में जाओ तो उससे कह देना कि जो राजकुमार तुम्हें बाग में मिला था वह तुम्हारे शहर में आ चुका है। अगले दिन बुढ़िया अपने काम से फ्री होकर राजकुमारी के महल में पहुंची तो राजकुमारी पद्मिनी के लिए राजकुमार के आने की खबर दी। मित्रों, हुआ क्या, जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने ये खबर सुनाई, राजकुमारी ने एकदम गुस्से में आकर के हाथों में चंदन लगाकर उस बूढ़ी माँ के गाल पर जोर से तमाचा मार दिया और कहने लगी, मेरे घर से निकल जाओ। मित्रों, बूढ़ी माई अपने गाल को पकड़े हुए राजकुमार के और उसके मित्र के पास में लौट आई और राजकुमारी के इस व्यवहार के बारे में उन्हें आकर के समझाया। बुढ़िया की ऐसी बातें सुनकर के राजकुमार के लिए बड़ा ही अचरज हुआ। वह कहने लगा, मित्र, ऐसा लगता है जैसे राजकुमारी बड़ी ही उदंड है। ऐसा लगता है जैसे उसके माता पिता ने उसे संस्कार दिए ही नहीं है। हे मित्र, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं उस राजकुमारी के लिए दिल दे बैठा। राजकुमार को उदास देख करके मंत्री का बेटा समझाने लगा कि हे मित्र, तुम उदास मत हो। राजकुमारी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसे आप उसे उदंड कह सकते हो। ऐसा करके उसने तुम्हें एक संदेश भेजा है। उसने अपनी उंगलियों पर चंदन का लेप लगाकर बूढ़ी माँ के गालों पर मारा है। इसका ये संकेत है कि अभी 10 दिन चंद्रमा और निकलेगा, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। जब कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा मैं स्वयं ही आपसे आकर के मिलूंगी। यह सुनकर के राजकुमार की जान में जान आई और कहने लगा, मित्र, मैं तो घबरा ही गया था। दोस्तों, उन दोनों ने 10 दिनों तक ठहर कर अंधेरे पक्ष का इंतजार किया था। जब 10 दिन बीत गए तो राजकुमार ने धन की पोटली देकर बूढ़ी माँ को राजकुमारी के पास में भेजा। बूढ़ी माँ ने राजकुमार की उस राजकुमारी के लिए खबर पहुंचाई
इस बार भी राजकुमारी ने लाल रंग में 3 उंगलियां भिगोकर उस बूढ़ी मां के मुंह पर मारी और राजकुमारी ने बुढ़िया को भगा दिया। उधर बुढ़िया ने आकर के राजकुमार से फिर से उसके व्यवहार के बारे में बताया। बुढ़िया के मुख से ऐसी बात सुनकर राजकुमार फिर से हैरान रह गया और कहने लगा, हे मित्र, मुझे तो लगता है वह वास्तव में संस्कारहीन है और तुम उसके बर्ताव का गलत अर्थ निकाल लेते हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करती है। मंत्री के बेटे ने जवाब दिया कि हे मित्र, तुम परेशान मत हो, इस बार भी राजकुमारी ने कोई गलत नहीं किया है। लाल रंग में 3 उंगलियां भिगोकर मुंह पर मारने का अर्थ है वह इस समय मासिक धर्म में है। इस अवस्था में स्त्री का पुरुष से मिलना वर्जित होता है। इस समय पर मिलना तो दूर की बात, पुरुष का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। मित्र, उसने हमें ये संदेश भेजा है कि उसे ठीक होने में अभी 3 दिन लगेंगे, इसलिए शांत होकर के 3 दिन और इंतजार कर लीजिए। मित्रों, उसके बाद में उन दोनों मित्रों ने 3 दिनों तक और इंतजार किया। दोस्तों, राजकुमार के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 3 दिन के बाद में उन्होंने फिर से बूढ़ी मां के लिए भेजा तो बूढ़ी मां ने जाकर के राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी पद्मिनी, वह दोनों परदेसी आपसे मिलना चाहते हैं। बूढ़ी महिला की बात सुनकर के राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिमी खिड़की से बाहर निकाल दिया। वो बेचारी बुढ़िया उदास होकर के लौट आई। राजकुमारी का ऐसा बर्ताव उस बुढ़िया ने दोनों राजकुमारों के लिए आकर बताया। तब राजकुमार कहने लगा, हे मित्र, उसके इस तरीका के व्यवहार का आखिर क्या अर्थ समझा जाए। तब मंत्री का बेटा कहने लगा, मित्र, अब तो खुश हो जाओ, आज रात उसने अपने महलों में बुलाया है। उसने ये संकेत भेजा है कि महल की पश्चिमी खिड़की से होकर आना। मित्रों, यह सुनते ही राजकुमार खुशी के मारे उछलने लगा। रात होने पर उसने बुढ़िया के वस्त्र पहने और अपने शस्त्र लेकर के महल की पश्चिमी खिड़की से राजकुमारी के महल में पहुंच गया। इधर राजकुमारी उसके स्वागत के लिए खिड़की पर तैयार खड़ी थी। जैसे ही वह पहुंचा तो उसका हाथ पकड़कर राजकुमारी अपने कक्ष में बुला ले गई। मित्रों, दिन निकलने पर राजकुमारी राजकुमार के लिए अपने शयन कक्ष में छुपा देती थी और रात्रि होने पर उसे निकाल लेती थी। उधर उसका मित्र उस बुढ़िया के घर पर अकेला ही था। इसी प्रकार से राजकुमारी के साथ रहते हुए राजकुमार के लिए कई दिन बीत गए। अचानक से राजकुमार के लिए अपने मित्र चित्रसेन की याद आई। मन में सोचने लगा, मुझे राजकुमारी से मिलाने वाला मेरा एक मित्र ही तो है और मैंने अपने सुखों के चक्कर में उसे अकेला छोड़ दिया है। मैं कितना बड़ा मतलबी हूँ, मुझे अभी उससे मिलना चाहिए। तब राजकुमार अपने मित्र से मिलने के लिए तड़पने लगा। राजकुमारी के लिए ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। राजकुमारी नहीं चाहती थी कि राजकुमार मुझसे एक पल के लिए कहीं दूर जाए। राजकुमारी ने जब राजकुमार को उदास देखा तो पूछने लगी, वो इतने व्याकुल क्यों हो? जवाब दिया, प्रिय, मैं दुनिया में हर चीज के बिना रह लूंगा, मगर मैं अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता। वो मेरा बचपन का सखा है। हर सुख दुख की घड़ी में उसने मेरा साथ दिया है। भाई से भी बढ़कर वो मेरा ख्याल रखता है। मित्रों, राजकुमार का अपने मित्र के प्रति अटूट प्रेम देख करके राजकुमारी को कुछ पलों के लिए बड़ा ही बुरा लगा। सोचने लगी, इसका कमीना दोस्त हमारे प्रेम के बीच में रोड़ा बन जाएगा। अपने मित्र के रहते हुए राजकुमार पूरी तरीका से मेरा नहीं हो पाएगा। इस मित्र रूपी रोड़ा को खत्म कर देना चाहिए। यही सोच करके राजकुमारी मीठी मीठी बातें करते हुई बोली कि हे प्राणनाथ, यदि आप मित्र के लिए ज्यादा बेचैन हो तो लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन बना करके देती हूँ। इस भोजन को ले जा करके अपने मित्र को बड़े प्यार से खिला देना और कहना, तुम्हारी भाभी ने बड़े प्यार से भोजन बनाकर भेजा है। मित्रों, राजकुमारी की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार बड़ा ही प्रसन्न हुआ। इधर राजकुमारी पद्मिनी ने क्या किया, भोजन बनवाया और भोजन में जहर मिलवा दिया। इधर भोजन को दे करके उस राजकुमार के लिए वहां से भेज दिया। राजकुमार से कहा, हे प्राणनाथ,
तुम भोजन कराकर अपने मित्र के पास से जल्दी ही लौट आना। मित्रों, राजकुमार के लिए नहीं पता था कि राजकुमारी ने इस भोजन में जहर मिला दिया है। वो खुशी खुशी भोजन लेकर के अपने मित्र के पास पहुंचा। काफी दिनों से वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, इसलिए वे एक दूसरे को देखकर बड़े खुश हुए। पहले तो एक दूसरे से गले मिले, उसके बाद वह दोनों बातचीत करने लगे। तब राजकुमार बोला, हे मित्र, मैंने राजकुमारी के लिए जब तुम्हारे बारे में बताया तो वह इस बात को सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने हाथों से भोजन बना करके भेजा है, लो ये भोजन कर लो। प्रिय मित्रों, इधर मंत्री का बेटा जो था वो बड़ा ही चतुर स्वभाव का था, बहुत ही बुद्धिमान था। उसने भोजन करने से पहले पास में बैठे हुए कुत्ता के लिए थोड़ा सा भोजन डाल दिया। वो कुत्ता उस भोजन को खाते ही तुरंत ही मर गया। यह देख करके राजकुमार बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया कि यह क्या हुआ। तब मंत्री का बेटा कहता है कि हे मित्र, राजकुमारी ने मुझे मारने के लिए ही ये भोजन भिजवाया था। इस भोजन को भिजवाने में उसका कोई प्यार नहीं था। तब राजकुमार पूछने लगा, हे मित्र, आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया? तो मंत्री का बेटा ने जवाब दिया कि मित्र, उसके और तुम्हारे मिलन में रोड़ा बन चुका हूं। तुम रहे तो जरूर थे उसके पास में, पर तुम्हारा मन हर समय मुझसे मिलने के लिए बेचैन रहता था और राजकुमारी नहीं चाहती थी कि उसका प्यार बट जाए, इसलिए उसने मुझे मारने का प्रयास किया। यदि मैं मर जाऊंगा तो तुम पूरी तरीका से उसके होकर रहोगे। मित्रों, यह बात सुनते ही राजकुमार का खून खौलने लगा और कहने लगा कि हे मित्र, ऐसी दुष्ट स्त्री का प्रेम पाकर के मैं कभी जीवन में खुश नहीं रह पाऊंगा। इसका प्रेम तो बड़ा ही घातक है। यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसी स्त्री से तो भगवान ही बचाए। अब उसके पास में कभी नहीं जाऊंगा। मित्र, मैं आपके पास ही रहूंगा। मंत्री का बेटा बोला, नहीं मित्र, ऐसा मत कहो। जिसके लिए हमने कई दिनों से अपना घर बार छोड़कर रखा है, उसके बिना तो हम घर वापस लौट कर नहीं जा सकते। हम उसे अपने साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन ब्याह कर नहीं, उसे उसकी करनी का दंड दे करके। आज रात्रि में तुम उसके पास ही जाओ और राजकुमारी जब सो जाए तो उसके बाद राजकुमारी की जांघ पर अपनी तलवार का निशान बनाकर और गहने लेकर वहां से चले आना। मित्र के समझाए अनुसार जब राजकुमारी सो गई तो उस राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी की बाईं जांघ पर तलवार का निशान बनाया और गहने उठाकर वहां से चला आया। उधर मंत्री के बेटे ने जब योगी का भेष बनाया और मरघट में जाकर के बैठ गया। इधर राजकुमार को गहने बेचने के लिए बाजार में भेज दिया और कहा, यदि कोई तुम्हें पकड़ ले तो उससे कहना कि मेरे गुरु के पास चलो, तुम उसे लेकर मेरे पास चले आना। मित्रों, इस प्रकार से मंत्री का बेटा साधु बनकर के मरघट में गया। इधर राजकुमार गहने बेचने के लिए बाजार के लिए चला गया। उसने गहने एक सुनार के लिए दिखाए। सुनार उन गहनों को देखते ही पहचान गया कि ये गहने तो राजा की बेटी के ही मालूम पड़ते हैं, कहीं चोर चुराकर तो नहीं लाया है। उसने गहने देखते ही तुरंत कोतवाल के लिए बुलवाया और राजकुमार के लिए बंदी बनवा लिया। कोतवाल ने पूछा, ये गहने तुम्हें कहां से प्राप्त हुए? तब राजकुमार ने जवाब दिया, ये गहने मेरे गुरु ने मुझे दिए थे, जो मैं बेचने के लिए यहाँ मार्केट में आया हूँ और मेरे गुरु मरघट में धूनी रमाए हुए बैठे हैं। मित्रों, अब तो कोतवाल ने मंत्री के बेटे को भी पकड़वा लिया। उन दोनों के लिए राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने पूछा कि हे योगी जी, इन गहनों को तुम कहां से लेकर आए? योगी के भेष में जो मंत्री का बेटा था कहने लगा, महाराज, मैं तो कई दिनों से मरघट में बैठा हुआ डाकनी की उपासना कर रहा था। वो कल मेरे पास में आई थी। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर तलवार का निशान बना दिया। मित्रों, उन गहनों के लिए राजा तो पहचान चुका था, लेकिन ये गहने उसकी बेटी के ही हैं। उसे ये संदेह हुआ कि वह तुरंत ही अपने महलों में गया। उसने रानी से कहकर अपनी बेटी की जांच करवाई तो सच में उसकी बाईं जांघ पर तलवार का निशान बना हुआ था। यह सुनकर के राजा के लिए बड़ा ही दुख हुआ कि उसकी बेटी एक डाकनी है। वह चुपचाप भी योगी बाबा के पास आया और कहने लगा, हे महाराज,
धर्मशास्त्रों में खोटी स्त्रियों के लिए क्या उपाय बताया गया है। योगी ने बताया कि हे महाराज, यदि आप अपने राज्य और अपनी कुशल चाहते हो तो अपनी बेटी के लिए देश निकाला दे दो, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण, स्त्री, गाय, झांसे में रहने वाले से चाहे कितना ही बड़ा अपराध हो जाए उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। इसलिए अच्छा तो यह है कि आप अपनी पुत्री के लिए देश निकाला दे दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मित्रों, घबराते हुए राजा ने अपनी बेटी के लिए डोली में बिठाकर उसी दिन जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और मंत्री का बेटा तो इसी मौके की तलाश में थे। वे जंगल में राजकुमारी के पास गए और उसे अपने साथ लेकर अपने नगर में लौट गए और बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। राजकुमार ने कहा, हे प्रिय, तुमने मेरे मित्र के लिए मेरे हाथों से ही मरवाना चाहा। हमने तुम्हारी करनी का दंड तुम्हें दिया है। हमने तुम्हारा देश निकाला करवाया ताकि तुम अपने माता पिता, भाई बहन, अपने परिजनों को ना देख सको और ना ही उनसे मिल सकोगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि अपनों से दूर रहने का गम क्या होता है। उस दिन तुम थोड़े से वियोग की वजह से मेरे मित्र के लिए विष देकर के मार दे रही थी। वो मेरा मित्र है, मेरा रक्षक बनकर के मेरा साथ निभाता है। मित्रों, उसके बाद में राजकुमारी ने अपनी गलती स्वीकार की और बार बार अपने किए गए काम पर लज्जित हुई। मित्रों, कहते हैं जो स्त्री अपने पति के हितैषी के लिए दूर करना चाहती है या फिर उनका बुरा करना चाहती है, वह पति की भी हितैषी नहीं हो सकती। जैसे पति के भाई बहन, वफादार मित्र पति के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, ये तो पति के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। जो स्त्री पति को इन लोगों से दूर करना चाहती हो तो समझ लेना वो पत्नी झूठा ही प्रेम करती है, उसकी नीयत साफ नहीं है। प्रिय मित्रों, आज की ये कहानी आपके लिए कैसी लगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में अवश्य दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।